हमारे पास एक आखिरी टॉपिक मैथमेटिक्स बचा है जिसका नाम है प्रादर्श के प्रकार। तो अगर आप मैथ में चाहते हैं कि कोई थ्योरी क्वेश्चन आपको मिल जाए देखने को, अगर थ्योरी क्वेश्चन कहीं से देखने को मिल सकता है तो सिर्फ यही टॉपिक है जहाँ मिल सकता है। और 11 मार्कर या 5 मार्कर कुछ का भी देखने मिल सकता है। ये पूरा टॉपिक जो है आपका थ्योरी टॉपिक है और टॉपिक का नाम है प्रादर्श के प्रकार। प्रादर्श को दोस्तों अलग-अलग टाइप से अलग-अलग किताबों में अलग-अलग रूप से देखने को मिल सकता है। कहीं सैंपल आपका जो इंग्लिश में उसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या-क्या है यहाँ पर। ये हमारा टॉपिक ये है मूल रूप से प्रादर्श के प्रकार। तो ये हमारा टॉपिक है जिसका मूल रूप से नाम टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। अगर आप कहीं कोई सोर्स देखते हैं तो आप मूल रूप से इसको देखते हैं। इसके नाम कितने सारे हैं, कोई कहीं पर इसको प्रादर्श बोलता है, कहीं पर इसको नमूना बोलता है, नमूना बोलता है, कहीं पर इसको प्रतिदर्श भी बोलता है, प्रतिदर्श बोलता है, और कहीं कहीं इसको निदर्शन बोलता है, निदर्शन, दर्शन भी बोलते हैं। इतने सारे नाम यहाँ पर मिलते हैं हिंदी के लिए। अपने टॉपिक में दिया है प्रादर्श के प्रकार और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। आपको मूल रूप से सैंपलिंग पर जाना है। सैंपलिंग अर्थात नमूना दोस्तों। आप कहीं भी जीवन में कुछ भी काम करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, अगर इसको हम बेसिकली बिना थ्योरेटिकल या बिना किताबी भाषा की समझे तो हमारे पास क्या होता है, सैंपलिंग कैसे सैंपलिंग करते हैं। आप कहीं भी कोई सामग्री लेने जाते हैं मार्केट में, आप मान के लिए चावल लेने गए और आपकी मम्मी ने कहा कि आप चावल लेके आ जाना। आप पहले एक काम करोगे, कुछ ना नमूना ले आओ चावल का कि चावल कैसा है हम देख लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर चावल लेके आ जाना। तो आप जाते हैं और आपको दुकानदार सैंपल देता है। सैंपल अर्थात थोड़ा सा एक मुट्ठी में चावल निकालता है और एक कागज में लपेट के आपको दे देता है। तो उस पूरी बोरी की जानकारी आपकी मम्मी लगा लेती है या आप लगा लेते हैं, चावल ऐसा होगा। तो इस तरह से ये नमूना हर जगह दोस्तों आपको देखने को मिलता है। और अगर सांख्यिकी में बात कर ले, हम सांख्यिकी के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी के अंतर्गत आप इस टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड ये होता है दोस्तों, प्रादर्श या नमूना हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे हमारे पास आता है। तो आपने कई चीजें पढ़ी हैं, जैसे यहाँ पर पढ़ा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आपने सांख्यिकी में मैंने आपको पहले बताया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आप लोगों ने भी देखा है कि वहां पर हम माध्य माध्य का बहुलक जो निकालते थे वो उस पूरे डाटा की क्या थी यहाँ पर नमूना था, उस पर उसका वर्चस्व दिखाता था, उसका प्रतिनिधित्व करता था। इस पूरे डाटा को अगर इस रूप में भी लिख लिया जाए तो यहाँ पर ये काम चल जाएगा। तो यहाँ पर प्रादर्श के प्रकार से जो हमारा तात्पर्य है या प्रादर्श से जो हमारा तात्पर्य है, इस रूप से जीवन के हर क्षण में, हर पहलू में, अगर आपसे यहाँ पर जनसंख्या भी आप देखते हैं, जनगणना होती है आपके यहाँ, जनगणना में आपको सीधे सीधे पूरे यहाँ पर इकट्ठा करके और नमूना आपको उसके नमूना के रूप में दिखा देते हैं। लिंगानुपात इतना है, जनसंख्या घनत्व इतना है, मातृत्व दर इतना है, शिशु मृत्यु दर इतना है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको पूरे आंकड़े न दिखा करके, आपको पूरे आंकड़े न दिखा करके समग्र में से, पूरे में से, जिस पूरा समग्र जो जांच की इकाई है उसमें से कुछ मात्रा दिखा दी जाती है जो आपको उस पूरे आंकड़े का प्रतिनिधित्व करती है। वही आपका प्रदर्श है, वही आपकी सैंपलिंग है। जैसे चावल की बोरी का उदाहरण, गेहूं की बोरी का उदाहरण, एक मुट्ठी में चावल ले लेते हैं और समझ जाते हैं कि चावल कैसा है। उस हिसाब से ये सारी चीजें, उस हिसाब से नमूने की यहाँ पर बात होती है। पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है और थ्योरी के हिसाब से हम देखेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए ये, क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर के प्रश्न बनने की भी संभावना बनती है। बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपको यहाँ से मिल जाता है तो आपके लिए, तो मैथ से डरते हैं वहां पर इसकी संभावना तो आपको अच्छे से कंठस्थ करना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्लाइड के फॉर्म में लेके आया हूँ ताकि आप इसके अच्छे से नोट्स भी बना लें। यहाँ पर आप उसको नोट्स बनाने के बाद एक एक टॉपिक को आप पढ़ लें। चलिए चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं प्रादर्श को अगर समझना है दोस्तों, सबसे पहले प्रादर्श को समझना है, प्रादर्श की वेशभूषा को समझना है तो दो तीन वर्डिंग है उनको समझते हैं। जैसे एक वर्डिंग है दोस्तों यहाँ पर समग्र, क्या नाम है उसका, समग्र, समग्र नाम है वर्डिंग का। और समग्र को अगर हमको समझना है, समग्र नाम की वर्डिंग जो है यहाँ पर, समग्र क्या हो दोस्तों, आप यहाँ पर इसको परिभाषा को पहले आराम से पढ़िए, फिर मैं आपको उसको बहुत सरल लैंग्वेज में बता दूंगा कि सांख्यिकी में समग्र से आशय संग्रहित वस्तुएं। सबसे पहली चीज यहाँ जो वर्ड लिखा है संग्रहित वस्तुएं, तो आपको ध्यान रखना है, संग्रहित वस्तुएं या चीजें जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। संग्रहित वस्तुएं या चीजें कुछ भी हो सकता है, वस्तुएं चीजें कुछ भी हो सकता है जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, समग्र कहलाता है ना। तो क्या है, संग्रहित वस्तुएं चीजें, कहीं पे भी अगर कोई संग्रह है किसी चीज का, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसको समग्र का नाम देते हैं। समग्र एक पॉइंट बन जाता है, एक होल या आल, या इसको बोल देते हैं आल, आल में से या होल में से, जहां से भी आप देखना चाहें तो उसमें से ये पॉइंट निकल के आता है समग्र। तो सांख्यिकी में समग्र से आशय क्या है कि संग्रहित वस्तु या चीजें जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं पर भी कोई ढेर है, संग्रहित है, जनगणना का संग्रह है, किसी स्टूडेंट का संग्रह है, कहीं पर किसी चीज का संग्रह है, किसी अन्न का संग्रह है, औषधालय का संग्रह है,
कहीं दवाइयों का संग्रह है, किसी चीज का संग्रह है, उसमें से आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो संग्रह है उसी को समग्र बोलते हैं। यहाँ पर समग्र वर्ड आपको बार बार आगे बोलूंगा मैं, आगे बोलूंगा तो समग्र वर्ड को आप समझ लीजिए कि सांख्यिकी में समग्र से आशय संग्रहित वस्तु चीजें जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, संग्रहित वस्तुएं जो एकत्रित हैं, संग्रहित की गई हैं, संग्रहित वस्तुएं, चीजें, जनसंख्या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वस्तुएं, चीजें, जनसंख्या कुछ भी हो सकता है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समग्र कहलाते हैं। ठीक है, तो समग्र आप समझ गए। टोटल, टोटल जो है, टोटल जिसको बोलते हैं, आल बोलते हैं, टोटल बोलते हैं, टोटल बोलते हैं, ये समग्र है। इसलिए इंग्लिश में कहीं लिख के नहीं लाया हूं, क्योंकि आपको क्या, अगर इंग्लिश वर्ड बोल दो तो आप हिंदी वर्ड इसके थोड़ा सा टफ है या फिर जनरली यूज नहीं होते, तो आप क्या करते हो, इंग्लिश वर्ड ही बार बार प्रेफर करते हो और लिखने लगते हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कहीं पर इंग्लिश लिख के नहीं लाया हूँ, आपको क्या लिख के लाया हूँ, मैं हिंदी लिख के लाया हूँ आपके लिए। हिंदी, हिंदी में ही आपका सारा काम यहाँ पर आने वाला हूँ, और आगे भी जो जितने भी वर्ड आएंगे आपके हिंदी, टोटल हिंदी लिखता हूँ, इंग्लिश आपको बताता जाऊंगा, केवल समझने के लिए है, बाकी आपको लिखना तो इंग्लिश में ही है। तो टोटल का मतलब आप समझ गए, संग्रह, समग्र का मतलब आप समझ गए कि टोटल, ओवरऑल चीजें, ओवरऑल चीजें जो है उनमें से हमको कोई चीज निकालनी है, तो वो बाद में प्रतिदर्श बनेगा, लेकिन जो टोटल जांच के लिए जो दी गई है सांख्यिकी में, हम उसको क्या बोलते हैं, समग्र बोलते हैं। ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेंगे कि सांख्यिकी में समग्र से आशय संग्रहित वस्तुएं, चीजें जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, अगर आ जाती है 3 मार्कर में तो भी महत्वपूर्ण है, और नहीं भी आती तो आगे जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उसमें ये हर वर्ड, हर बार ये वर्ड आएगा कि समग्र, समग्र, समग्र। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है समग्र। अगर आपने पढ़ लिया तो प्रादर्श या नमूना किसे कहते हैं, जो हमारे पास है कि प्रादर्श के प्रकार, हमारे पास क्या प्रादर्श के प्रकार है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग है। सबसे पहली चीज, प्रादर्श होता क्या, मैंने आपको बताया, प्रादर्श बोलते हैं, नमूना बोलते हैं, दर्श बोलते हैं, या कहीं कहीं निदर्शन भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं निदर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निदर्शन भी बोलते हैं, दर्शन, इस तरह सारे नाम है इसके। या तो प्रादर्श बोल दीजिए, नमूना बोल दीजिए, प्रतिदर्श बोल दीजिए, निदर्शन बोल दीजिए। इसको इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड बोला जाता है, इसका नाम है सैंपलिंग। क्या बोला जाता है, सैंपलिंग। इसका वर्ड का नाम क्या है, सैंपलिंग। इस वर्ड का नाम है सैंपलिंग। तो इसमें यहाँ पर इसका मतलब समझिए कि क्या क्या मतलब है। समग्र के चयन का एक हिस्सा नमूना या प्रादर्श कहा जाता है, नमूना या प्रादर्श कहा जाता है। यहाँ टाइपिंग, समग्र के चयन का, समग्र के चयन का एक हिस्सा, जो समग्र आपको बताया, बड़ा सा एक टोटल बताया आपको, टोटल संग्रहित चीजें हैं, संग्रहित वस्तुएं, जो आपको बताया अभी कि समग्र क्या होता है, संग्रहित वस्तुएं, चीजें जिनका सांख्यिकी में हम अध्ययन करना है, जिनकी जांच करना है, वो समग्र कहलाता है। तो उन्हीं का एक हिस्सा, समग्र का एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, प्रादर्श या नमूना कहलाता है। बहुत सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए लेके आया हूं, समग्र के चयन का एक हिस्सा नमूना या प्रादर्श कहलाता है। समग्र अर्थात कोई बड़ी चीज, या कहीं भी आप समझ लीजिए, चावल को उदाहरण देता हूँ, दवाइयों की दुकान का उदाहरण देता हूँ, बहुत सारी दवाई है, बहुत सारी वैक्सीन है, आपके पास वैक्सीन है, उसमें से कोई एक वैक्सीन ले लिए सैंपल के रूप में कि इसको टेस्ट कर दीजिए भाई, क्या कर दीजिए, इसको टेस्ट कर दीजिए। तो जो बहुत सारी वैक्सीन का स्टॉक है वो समग्र है, और जो एक वैक्सीन निकाल के दे दी, या 2 वैक्सीन निकाल के दे दी, या 10 वैक्सीन निकाल के दे दी, तो टेस्ट कर दीजिए, तो वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है आपका, प्रादर्श होता है, नमूना होता है, या सैंपल होता है। ये तो बहुत इजी वर्ड है, हर कोई अपने जीवन में यूज करता है। सैंपल क्या होता है, सैंपल, इस तरह से आपको पता है कि सैंपल क्या होता है, तो इस तरह से आप इसको उठा लेते हैं। तो समग्र के चयन का एक हिस्सा है, समग्र के चयन का एक हिस्सा है, जो समग्र है उससे एक हिस्सा चयनित कर लिया, वही क्या है, प्रादर्श कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर इसकी एक और डेफिनेशन देखें तो दूसरे शब्दों में समग्र से चयनित या वर्गीकृत इकाइयों का को नमूना कहा जाता है। समग्र से चयनित, समग्र से चयनित किया जाता है जिन चीजों को, समग्र से निकाला जाता है, इसको बहुत महत्वपूर्ण रखना है कि समग्र से चयनित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है, उससे जो आप खंड बनाते हैं समग्र से, उन इकाइयों को ही क्या कहा जाता है, प्रादर्श या नमूना कहा जाता है। समग्र आप समझ चुके हैं, होल, टोटल या आल, जो भी टोटल है आपके पास, जो भी टोटल है वो समग्र है, और उसकी जांच करना है। सांख्यिकी में समग्र से क्या आशय है, जो भी संग्रहित वस्तुएं, चीजें हैं जिनकी हमको जांच करना है, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, वही तो समग्र है। और अगर वह समग्र है तो उसे एक हिस्सा निकाल लेंगे सैंपल के रूप में। भाई पूरी चीज की जानकारी हम कैसे ले सकते हैं, इतना बड़ा भारत है, एक एक आदमी से जाके पूछते रहोगे, आपको अगर जानकारी चाहिए तो एक एक आदमी से आप जाके पूछते रहोगे कि भाई आपकी जानकारी, जो आपकी, तो उससे एक हिस्सा निकाल के वो चीजें निकाल ली जाती है। जैसे आप चुनाव का एग्जिट पोल देते हैं, ओपिनियन पोल देखते हैं, तो आपके घर घर में आके पूछता है क्या कि आप किसको वोट दे रहे हैं, कौन जीत रहा है, ये सब आप नहीं पूछते हैं। अभी जैसे आता रहता है इस समय कि यूपी में सीएम का चेहरा कौन, या यूपी में सीएम की पहचान कौन,
तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को उठा लिए यूपी में से, कुछ 1000-2000 लोगों को, और उनसे वोट ले लिया, तो यूपी का समग्र है, और जिनसे उन्होंने वोट ले लिए वो नमूना है, उस सैंपल के हिसाब से दिखा देते हैं कि योगी जी इतने परसेंट, प्रियंका जी इतने परसेंट, अखिलेश जी इतने परसेंट, और जो भी है जितने जी हैं वहां पर, तो सब इतने इतने परसेंट, जयंत जी इतने परसेंट, और अनुप्रिया जी इतने परसेंट। तो ये सब क्या हो जाता है, यहाँ पर सैंपल आप बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप इसको ये ना समझे कि बहुत कठिन है भैया, ये प्रादर्श क्या होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा प्रादर्श क्या होता है। हम तो आदर्श को बस जानते हैं, प्रादर्श को नहीं जानते, क्योंकि आप एथिक्स पढ़ते हैं तो आदर्श और मूल्यों की बात जानते हैं और प्रादर्श की बात नहीं जानते। तो कुछ नहीं है, सैंपलिंग है, सिर्फ नमूना दिखाना है, बस नमूना दिखाना है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आदमी नहीं कहता आपका व्यक्तित्व कैसा है, 5 मिनट सैंपल के रूप में, डेमो के रूप में लेके आता हूँ, 5 मिनट में आदमी समझ जाता है। वही सब चीजें तो है यहाँ पर, वही चीजें तो है। समग्र के चयन में से कोई हिस्सा निकाल लो, समग्र का चयन करके उससे कोई हिस्सा निकाल लो, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रादर्श कहलाता है। प्रादर्श के नाम कुछ भी आ जाए, प्रादर्श आ जाए, नमूना आ जाए, प्रतिदर्श आ जाए, निदर्शन आ जाए, सैंपलिंग आ जाए, 4-5 नाम आपके पास है। बड़ी फेवरेट चीज होगी तब तो इतने सारे नाम है। आपके जीवन में जो फेवरेट होता है, आप भी उसके कई नाम रख लेते हैं, जो आपको बहुत पसंद होता है उसके आप कई नाम, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। एक बार फोन करेंगे तो अलग नाम से, मैसेज करेंगे तो अलग नाम से। वैसे ये है, अगर ये इतने सारे नाम है तो महत्व तो होगा, तो महत्व इसका आप समझ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, प्रादर्श टॉपिक का ही नाम है। यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रादर्श की डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि आपको ये प्रोवाइड भी कराया जा सकता है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर हमको क्या मिलता है, अब जब हमारे पास प्रादर्श आ गए, आंकड़े आ गए, सामंक आ गए, इन्हीं को प्रादर्श को सारी चीजें बोलते हैं, तो इनको संग्रहित करने की विधियां क्या है। ठीक है, इनको संग्रहित करने की विधियां क्या है, इनको संग्रहित करने की दोस्तों 2 विधियां हैं। कौन सी 2 विधियां हैं, पहली विधि है आपकी जनगणना विधि, और दूसरी विधि है नमूना या प्रतिदर्श विधि। ठीक है, सामंकों को संग्रह करने की कितनी विधियां, 2 विधि, बहुत महत्वपूर्ण विधि, जनगणना विधि और नमूना या प्रतिदर्श विधि। जो हमारे टॉपिक में नमूना या प्रतिदर्श है, पर अगर इसका हम बेसिक से हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, आपको एक एक चीज बताई जा रही है, तो जनगणना विधि और नमूना या प्रतिदर्श विधि, तो यहाँ पर 2 विधियां समग्रों को पढ़ने के लिए। तो अब देखिए जनगणना विधि क्या होती है और नमूना प्रतिदर्श विधि। नमूना या प्रतिदर्श विधि को तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर जनगणना विधि का भी हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जनगणना विधि क्या होती है दोस्तों, जिसमें जांच के लिए जानकारियां समंक जो कि समग्र से संबंधित है। ठीक है, जानकारियां समंक जो कि समग्र से संबंधित, अर्थात होल से संबंधित है, कि प्रत्येक एवं हर इकाई को एकत्रित करके उनके आधार पर निष्कर्ष तैयार किया जाता है। कुछ बड़ी बात नहीं, आप पढ़ते रहना, इसको लिखा है आपके सामने, आप चाहे जितने बार पढ़ो। क्या है इसका कुल मिला के मतलब, इसका कुल मिला के मतलब यह है दोस्तों, कि यहाँ पर जब आपको प्रादर्श या नमूना स्टार्ट करना है, तो जनगणना विधि में क्या किया जाता है दोस्तों, कि जैसे मान चलो आपसे बोल दिया जाए कि भैया ये कॉलेज है, ये स्कूल है, इसमें सब बच्चों की जो है तो ऊंचाई क्या होगी, लगभग औसत ऊंचाई क्या होगी, तो आपको क्या करना पड़ता है कि हर एक आंकड़े के पास जाना पड़ता है, हर एक बच्चे की जाके ऊंचाई पूछनी पड़ती है हर एक बच्चे से। तो इसमें क्या मतलब है कि समग्र की हर इकाई से हर इकाई से संपर्क करना पड़ेगा, है ना, में समग्र की हर एक इकाई से संपर्क करना पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ जनगणना होती है, जनगणना विधि को आप अपनी जनगणना से ही समझ लीजिए। जनगणना होती है तो आपके घर में आते हैं, एक एक घर में जाते हैं जनगणना करने वाले, और एक एक बात को पूछते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि मध्य प्रदेश का, यदि भारत का साक्षरता दर पूछना है तो 8-10 घर चले गए, वहां का साक्षरता दर पता किया, पूरे भारत का साक्षरता दर बता दिया। ऐसा नहीं करते, एक एक घर में जाकर के क्या करते हैं, साक्षरता दर को पता करते हैं, पूछते हैं कि आपके यहाँ कौन कितने तक पढ़ा है, आपके यहाँ कौन 5वीं तक पढ़ा है, आपके यहाँ कौन 9वीं तक पढ़ा है, कौन 12वीं 12 बार फेल है, कौन 10वीं 10 बार फेल है। एक एक चीज आपसे पूछते हैं, उसके बाद बताते हैं कि भारत का साक्षरता दर इतना है, भारत का लिटरेसी रेट इतना है। ये सारी चीजें क्या करते हैं, तो एक एक समग्र के हर इकाई के पास, समग्र की हर इकाई से संपर्क करना है। क्या करना है, समग्र की हर इकाई से संपर्क कर लिया। यहाँ पर जनगणना विधि से तात्पर्य आप समझ गए हैं कि जनगणना विधि से तात्पर्य क्या है, समग्र की हर इकाई से संपर्क किया जाता है। जनगणना विधि में अगर इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, जिसमें जांच के लिए जानकारियां या समंक जो कि समग्र से संबंधित है, कि प्रत्येक या हर एक इकाई, प्रत्येक एवं हर एक इकाई को एकत्रित करके एवं उनके आधार पर निष्कर्ष तैयार किया जाता है। और क्या है, जनगणना विधि। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, मासिक व्यय, औसत ऊंचाई, औसत वजन इत्यादि। औसत ये माध्य जो अपन निकालते, तो उसमें जैसे यहाँ पर रहता था 4, 7, 9, 11, 12,
17 ऐसे आपके पास रहते तो आप क्या करते थे, सबको जोड़ते थे, कोई इकाई छोड़ी नहीं जा सकती। तो ये सारी विधियां यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, ये सारी विधियां इसके अंतर्गत आती है। आप समझ चुके हैं यहाँ पर समग्र को यहाँ पर जांच के लिए क्या करना है, आपको हर एक इकाई के पास जाना है। तो जनगणना विधि आपको जनरली समझ में आ गई, सामान्य रूप से अगर कहूं तो समझ में आ गई। जनगणना विधि अगर आप समझ चुके हैं, बस एक लाइन की है कि समग्र की हर इकाई से जानकारी एकत्रित करनी है और उसको ग्रहण करना है, तब जाके हम नमूना निकाल सकते हैं। नमूना निकालना है, जैसे भारत का साक्षरता दर का नमूना निकालना है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में जो मैंने लिखा, किसी का मासिक व्यय का औसत निकालना है, औसत ऊंचाई निकालना है। अब मासिक व्यय निकालना है तो मान के चलो मैं आपने बोला प्रवीण सर आपने कितना खर्चा किया, तो मैंने तो आज के दिन 1000 खर्चा किया, कल मैंने केवल 20 रुपए खर्चा किया, परसों मैंने केवल 10 रुपए का पोहा खाया था। तो ये है। तो अब आप किसी मेरे एक दिन के व्यय से मेरा खर्चा तो नहीं बता सकते कि आपका मासिक व्यय कितना है या मैं कितना खर्चा करता हूं। तो आपको अगर सैंपल चाहिए है तो आप क्या करोगे, हर एक इकाई के पास जाओगे। मान चलो मैंने यहाँ पर किसी दिन 100 रुपए खर्च किए, किसी दिन 10 रुपए खर्च किए, किसी दिन 500 खर्च कर दिए, किसी दिन 300 खर्च कर दिए, किसी दिन ज्यादा पार्टी हो गई तो 1000 खर्च कर दिए। अगर इतने खर्च कर रहा हूं हर महीने में से 30 दिन, तो आप मेरा खर्चा ऐसे नहीं बता सकते जनरली कि एक इससे कोई सा भी आंकड़ा उठा लीजिए कि 500 रुपए है या 300 या 10 रुपए है, ऐसे नहीं बता सकते। हर इकाई के पास जाना पड़ रहा है ना आपको, हर यूनिट के पास जाना है। तो मासिक व्यय निकालना है, औसत ऊंचाई भी अगर आपको निकालना है। आपने कहा 3-4 बच्चे 6-6 फीट के हैं, तो आपने बोल दिया 6 फीट के हैं ये पूरी क्लास में बच्चे, पता चला कोई 4 फीट का भी है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको हर एक इकाई के पास जाना, हर यूनिट के पास जाना है और वहां पर चीजें आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जनगणना विधि में करते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण अगर यहाँ पर आ जाए 5 नंबर में कि यहाँ पर आंकड़ों के एकत्रित करने की कौन कौन सी विधियां हैं या नमूना को निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो यहाँ पर इस तरह से जनगणना विधि और यहाँ पर दूसरी क्या है, जनगणना विधि। जनगणना विधि को पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जनगणना विधि आपको बता दी कि हर एक इकाई के पास जाना पड़ता है। अब इसके कुछ गुण होते हैं, विश्वसनीय और सटीक समंक निकलता है। कैसे निकलता है, विश्वसनीय और सटीक। अब आप ये समझिए, इस टॉपिक में देखिए हर चीज आपको अच्छे से इसलिए पढ़नी है कि थ्योरिकल क्वेश्चन अगर बनता है तो यहीं से आप लीड भी कर सकते हैं अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग नहीं है। विश्वसनीय और सटीक समंक कैसे बनेगा दोस्तों, अब आप हर एक इकाई के पास जा रहे हैं, जनगणना की हर एक इकाई के पास, अगर जनसंख्या की हर इकाई के पास जा रहे हैं, समग्र की हर एक इकाई के पास जा रहे हैं, तो आपको जो जानकारी मिलती है वो विश्वसनीय होती है और सटीक होती है। एकदम सटीक होगी, एकदम सही जानकारी मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपने क्या कर लिया, अभी यहाँ पर आप हर किसी से जानकारी ले, समग्र की हर इकाई से टच में आ रहे हैं, तो आपको सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलेगी। तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में बार बार लिख के मैं नहीं लाता। व्यापक जानकारी मिलेगी, आपको अच्छी डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी, हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उस पूरे समग्र का आप अध्ययन कर लोगे, ना कि केवल सैंपल का अध्ययन कर रहे हो। आप क्या करोगे, पूरे समग्र का अध्ययन कर लोगे। समग्र की हर इकाई का अध्ययन करने का मतलब ही है व्यापक जानकारी। समग्र की हर एक इकाई का अध्ययन करना है व्यापक जानकारी। ठीक है, व्यापक जानकारी के बाद उपयुक्तता, ये विधि सबसे उपयुक्त होगी। उपयुक्तता का मतलब ये है इजीनेस हो जाएगी, और जैसे बड़ी जहां पर बड़ी बड़ी चीजें हैं, जहां पर बहुत बाहुल्य टाइप की चीजें हैं, वहां पर इस विधि को लगाना, जैसे जनसंख्या निकालना, जनगणना निकालना, तो यहाँ पर उपयुक्तता भी इसकी पर्याप्त हो जाएगी। तो ये गुण आप इसके लिख सकते हैं कि समग्र इसकी जनगणना विधि के गुण कौन कौन से हैं, इसके एडवांटेज, इसके जो है तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, विशेषताएं कौन कौन सी। ठीक है, अब हर विधि के जनगणना विधि इसके गुण अगर पढ़ लिए तो इसके दोष भी पढ़ लेते हैं। आपको यहाँ पर एक एक चीज बताई जा रही है ताकि आपको क्या हो, परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो अगर किसी भी तरह का प्रश्न हो। देखिए, अब जनगणना विधि एक एक पॉइंट के पास आपको जाना पड़ रहा है, इसके जो है तो यहाँ पर दोष की अगर मैं बात करूँ तो दोष अलग से अपने आप में 5 नंबर का प्रश्न बन सकता है, गुण अपने आप में अलग से 5 नंबर बन सकता है। ये क्या है, अधिक महंगा है। अधिक क्या है, महंगा है, अधिक महंगा है। जनगणना विधि अधिक महंगी क्यों है दोस्तों, क्योंकि अधिक महंगी इसलिए है कि आपको हर एक इकाई के पास जाना है, तो ये महंगी क्यों हो जाएगी। अब आपको हर एक इकाई के पास जाना है, तो अगर मान के लिए अभी तो जनगणना की बात थी, जनसंख्या की बात थी, अगर ऐसी कई चीजों का अगर नमूना निकालना है, हर इकाई के पास जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। जैसे आपको मान के लिए किसी दवाई की दुकान में सिरप रखे रहते हैं, आपसे बोला जाए कि सिरप का नमूना बताना है, भाई कैसा क्या है, सिरप अच्छे है कि नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, हर एक सिरप को एक एक ढक्कन पी रहे हो। पूरे जितने सिरप रखे हैं पूरी दवाई की दुकान में, वो जनगणना विधि है। क्या है, जनगणना विधि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। यहीं पर देख लीजिए, हर एक इकाई के पास जाना है, हर किसी के पास पहुंच बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हर इकाई से आपको जुड़ना है, हर इकाई से आपको जुड़ना है, एक एक व्यक्ति से जानकारी लेना है, एक एक चीज की जानकारी लेना है, तो आपको समय कैसा हो जाएगा, ज्यादा समय लगेगा। जनगणना विधि के कुछ दोष हैं,
अधिक श्रम लगेगा। आपको पता है अगर हर इकाई के पास जाना है तो आप अकेले तो हर इकाई के पास जा नहीं सकते, आपको बहुत सारे लोग चाहिए पड़ेगा। बहुत सारे लोग होंगे तो क्या करेंगे, वो हर इकाई के पास जाएंगे, और हर इकाई के पास जाएंगे तो श्रम की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट समझ रहे होंगे कि मैं क्या क्या आपको बताता हूँ। और विशिष्ट समस्याओं के लिए उपयुक्त नहीं है, कोई विशिष्ट स्पेसिफिक समस्या उसके लिए उपयुक्त नहीं है, ये सिर्फ समान, क्योंकि स्पेसिफिक समस्या में हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो इसकी ये देखिए आप कि व्यापक जानकारी उपयुक्त है, ये सब चीजें निकालने का समय कहाँ है। अगर विशिष्ट समस्या आ गई एकदम से हमको उसका सैंपल चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली विधि का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, अधिक महंगी है, ज्यादा समय लग रहा है, अधिक श्रम लग रहा है। तो विशिष्ट समस्याओं में कैसे यूज कर लेंगे, विशिष्ट समस्या आ गई, एकदम से इमरजेंसी आ गई, आप जनगणना विधि से सैंपल निकाल रहे हो, आप जनगणना विधि से सैंपल निकाल रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, जो विधि विशिष्ट समस्याओं के लिए उपयुक्त नहीं है। सॉरी, ठीक है, तो विशिष्ट समस्याओं के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए मेन हमारे पास जो टॉपिक का आता है, नमूना विधि। कौन सी, नमूना विधि, ये हमारे टॉपिक में मेन आता है। जनगणना विधि पर बेसिक से अगर आपको चलना है कि नमूनाकरण की कितनी विधियां हैं या नमूनाकरण के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो नमूना विधि है दोस्तों। अब नमूना विधि को आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना। जनगणना विधि में क्या करता था मैं दोस्तों, जनगणना विधि में मैं हर एक इकाई के पास जाता था, हर एक यूनिट के पास जाता था, और उससे अपने आप को अपने लिए जो है तो नमूना प्राप्त करता था। पर इसमें क्या करना है, जिसमें समग्र से संबंधित नमूना इकाइयों आंकड़ों को एकत्रित कर समग्र के लिए निष्कर्ष निकाला जाता है। सिर्फ नमूना इकाइयों को, सिर्फ कुछ नमूना, ये सैंपल इकाइयों को यहाँ पर एकत्रित करना है। किसको, नमूना इकाइयों को, सिर्फ नमूना इकाइयों को यहाँ पर एकत्रित करना है। पूरे समग्र से आपके पूरे समग्र को आपको टच में नहीं लेना है। यहाँ पर ये क्या कहलाती है, नमूना विधि। बहुत सिंपल भाषा में, कोई समग्र है उससे कुछ नमूनों को निकाल लें, उससे कुछ सैंपल्स को निकाल लें, ये नमूना विधि है। बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं देखूं तो नमूना विधि में आंकड़ों को एकत्रित करके समग्र के लिए निष्कर्ष निकाला जाता है। हम कुछ आंकड़े निकाल के बता देंगे कि ये पूरा समग्र कैसा है। ठीक है, कुछ आंकड़े निकाल के हम बता देंगे कि पूरा समग्र कैसा है, कुछ चावल देख के बता देंगे कि पूरा चावल कैसा है। जनगणना विधि में ऐसा नहीं, जनगणना विधि में आपको कुछ समग्र को देख के, कुछ हिस्से को देख के नहीं बताना, आपको एक एक पॉइंट के पास जाना है। अगर एक एक पॉइंट के पास जाना है तो आपको क्या हो जाएगा, वो जनगणना विधि, और कुछ हिस्से को निकाल के पूरे समग्र की जानकारी दे दी जाए तो नमूना विधि। ठीक है, नमूना विधि या प्रादर्श विधि, आपको पहले बता चुका हूं, इसके नाम बार बार इसलिए नहीं बताऊंगा। नमूना विधि या प्रादर्श विधि, ये आसान भाषा में इसलिए आपको बता रहा हूं। नमूना विधि निकाला जा सकता है। नमूना विधि के 3 प्रमुख चरण हैं। अब नमूना निकालने के, नमूना ग्रहण करने के, नमूना को करने के चरण कौन कौन से हैं। नमूने का सबसे पहले चयन करेंगे, हम क्या करेंगे, नमूने का चयन करेंगे, नमूने का चयन कर देंगे। चयन के बाद जानकारी एकत्रित करना, सबसे पहले चयन, फिर जानकारी, फिर सामग्री के लिए निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ठीक है, समग्र के लिए, समग्र है उसको, समग्र के लिए निष्कर्ष निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको सैंपल को चयन कर लेना, सैंपल का चयन कर लेना है। क्या करना है, सैंपल का चयन, कि हमको किसको इकाई को उठाना है, किस इकाई को हमको उठाना है। जैसे मैं कह दूं कि ये क्लास से अपने जो तो बढ़िया 10 लड़कों को चाहिए, बढ़िया हट्टे कट्टे होने चाहिए, तो हम उन 10 लड़कों को निकाल लें, हम उन 10 लड़कों को क्या कर लें, निकाल लें। तो हमको पहले नमूने का क्या करना है, चयन करना है, चयन। अब हमको क्या करना है, जानकारी लेना पड़ेगा कि कैसे हट्टे कट्टे, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, जो समग्र हमने नमूना निकाला उसकी जानकारी, और फिर उसको हमको क्या करना है, निष्कर्ष पर पहुंचना है कि हमको निष्कर्ष जो हमने नमूना निकाला है वो सही है कि नहीं, जो हमने लड़के निकाले हैं वही सही है कि नहीं। हमको आर्मी के लिए लड़के चाहिए था, एनसीसी के लिए लड़के चाहिए था, तो हमारी क्लास के लड़के सही है कि नहीं, तो वो निष्कर्ष निकालना। तो 3 चरण है नमूना विधि के, पहले तो चयन है, दूसरा जानकारी है, और तीसरा निष्कर्ष है। चयन, जानकारी, निष्कर्ष, चयन, जानकारी, निष्कर्ष। एक एक पॉइंट को अच्छे से रट लो, एक बार यहाँ से पढ़ के चले जाओ तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। वीडियो को देखो और बस चीजें दिमाग में बैठ जाए। तो नमूना विधि क्या है, जहां पर समग्र के कुछ हिस्से को निकाल करके, समग्र के कुछ हिस्से को निकाल करके जानकारी प्राप्त कर ली जाए, वहां नमूना विधि है। और जहां समग्र की हर एक इकाई के पास जाकर के अपन निष्कर्ष निकाले, वहां पर क्या है, जनगणना विधि है। नमूना विधि क्या है, बार बार आपको बता दिया। नमूना विधि में क्या है, चयन करना है, जानकारी एकत्र करना है और निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, पहले नमूने का चयन कर लेंगे, फिर उसकी जानकारी ले लेंगे और निष्कर्ष निकाल देंगे। तो ये इसके 3 चरण हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग, नमूना विधि के कुछ गुण होते हैं। नमूना विधि के कुछ गुण होते हैं, जैसे जनगणना विधि के कुछ गुण होते थे। अपने आप में 5 नंबर का प्रश्न, अपने आप में 5 नंबर का प्रश्न, और 2 वैरायटी के साथ 11 नंबर का प्रश्न, 2 वैरायटी के साथ 11 नंबर का प्रश्न, डबल डायमेंशन के साथ 11 नंबर का प्रश्न। तो सीधे सीधे आपको अगर 5 नंबर में आता तो ये पॉइंट लिख देने हैं, नमूना विधि की परिभाषा लिखना है और ये पॉइंट लिख देने हैं। ये विधि कम खर्चीली,
आपने देखा था यहाँ पर जनगणना जनगणना विधि जब मैंने आपको बताई थी, तब बताई थी जनगणना विधि। जनगणना विधि आपकी क्या थी? समग्र की एक-एक यूनिट के पास जाना पड़ता था, समग्र की एक-एक यूनिट के पास जाना पड़ता था और क्या करना पड़ता था? जानकारी एकत्रित करनी पड़ती थी। तो हमारे पास वो विधि क्या हो जाएगी? बहुत कठिन हो जाएगी। और इसमें क्या है? थोड़ी सी किसी को भी पकड़े, बोले इधर आओ, और यहाँ पर पकड़ के उसको क्या कर दिया? उसी के हिसाब से बता दिया कि जानकारी ऐसी थी। अब यहाँ पर देखते हैं आप कई बार क्या करता है, जैसे कहीं पे भी आपका दुकानें होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो वो क्या करेंगे? आपका चावल रखा है तो ऊपर अच्छे चावल रख देंगे, क्योंकि पता है आप ऐसे आके देखेंगे और बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया चावल और नीचे खराब रहेगा। तो क्या होता है, आप एक एक चावल को थोड़ी टेस्ट करते, जनगणना विधि का यूज नहीं करते, क्या करते हैं? नमूना विधि का। बस सैंपल का कुछ भी मात्रा में कुछ भी हिस्सा आपने उठा लिया और उठा करके आपने क्या कर दिया कि बस थोड़ी सा आप टेस्ट करके बता दी कि सारी चीजें सही है। तो क्या कम खर्चीली, क्योंकि यहाँ पर आपको समग्र के हर एक हिस्से के पास नहीं जाना, बस समग्र की कुछ इकाइयों के पास जाना है और उससे आपको क्या कर देना है? आपको जानकारी बता देना है। समय की बचत होगी। समय की बचत कैसे होगी? क्योंकि बहुत बड़ा समग्र है, बहुत बड़ी इकाई है, उसमें से आपको कुछ सैंपल निकाल लेना है। और जनगणना विधि में क्या करना था आपको? जनगणना विधि में आपको क्या करना था? एक एक इकाई के पास जाना था, हर यूनिट के पास जाके जानकारी एकत्रित। और इसमें क्या करना है आपको? बस आपको समय की बचत कैसे हो जाएगी? क्योंकि आपको क्या करना है? बस थोड़ी सी यूनिट के पास तो जाना है। 2000 बच्चों में से अगर नमूना आपको निकालना है तो बस 50 बच्चों के पास जाइए, आपको नमूना बाहर आ जाएगा। सबसे बढ़िया बच्चे कौन से? 50। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें अभी चलिए, हालांकि इसके दोष में चलेंगे तब बताएंगे। फिर गहन अध्ययन हो सकता है। गहन अध्ययन कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको इसमें कम टाइम लग रहा है तो आप उसकी स्टडी डीप में कर सकते हो। अगर टाइम ही इसी में ज्यादा लग जाता नमूना ही एकत्रित करने में, तो आप स्टडी काहे को करते? आप सीधे नमूना निकालते और पेश कर देते, निष्कर्ष निकाल देते। तो अगर कम समय लग रहा है तो गहन कैसा हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। और संगठनात्मक सुविधा मिल जाती है। संगठनात्मक सुविधा से मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने समग्र या नमूना एकत्रित करना है तो संगठनात्मक सुविधा क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो आपका स्टाफ होगा, संगठन ही होगा, जो भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा? सुविधाजनक काम हो जाएगा, क्योंकि उसको परेशान होना नहीं पड़ेगा। क्या नहीं होना पड़ेगा? परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं जनगणना विधि में हर यूनिट के पास जाना है, हर यूनिट के पास जाके जानकारी एकत्रित करना है, तो क्या होता है? एक प्रेशर आता है, जो संगठन में क्या होता है? बिखराव होता है। यहाँ पर संगठन में क्या होगी? सुविधा हो जाएगी, संगठन सुविधा हो जाएगी। विश्वसनीयता अच्छी हो जाएगी, परिणाम अच्छे हो जाएंगे। चलिए, ये तो एक पॉइंट है, ठीक है, इसको भी कर लेंगे। फिर अधिक विज्ञान संबंधी है। ये अधिक क्या है? साइंटिफिक है। ये मतलब इसमें मूर्खतापूर्ण बात नहीं है। आप क्या कर रहे हो? अगर आपको जानकारी लेना है, आप एक एक बच्चे, एक एक स्टूडेंट के पास जा रहे हो। तुम्हारे प्री में कितने नंबर थे, तुम्हारे मेंस में कितने नंबर थे, तुम्हारे स्टूडेंट इसमें कितने नंबर थे। अब पूरी क्लास के पास एक एक बच्चे के पास जाके पूछ रहे हैं कि तुम्हारे प्री में कितने नंबर है, प्री में कितने नंबर है। ऐसे 100-200 बच्चों की क्लास है तो सबसे पूछ रहे हैं। इससे अच्छा ये करिए ना कि आप बताइए भैया, 2-3 लड़कों से यहाँ पूछिए आप यहाँ पर जो है तो 60 से कम वाले कितने हैं, यहाँ पर पूछ ली कि 75 से ऊपर वाले कितने हैं। इस हिसाब से तो आदमी ने बता दिया कि भैया इस कोचिंग में लगभग इतने नंबर स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो उससे आपको चीजें समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगी? विश्वसनीयता तो ठीक है, विज्ञान टेक्निकल है, अच्छा है, विज्ञान साइंटिफिक मेथड्स का यूज हो जाता है, ठीक है। और ये इकलौती विधि है, ये यूनिक मेथड है जिससे हम सारी चीजों को एकत्रित कर सकते हैं। इतने सारे इसके गुण हैं। अगर ये गुण सीधे सीधे 5 नंबर में आए तो सीधे सीधे पॉइंट लिख देना और एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन कर देना। नहीं भी करना तो एक गोला बना के और ऐसे 5-6 पॉइंट बना देना, तो आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे, क्योंकि नमूना विधि की आपको डेफिनेशन भी पता है। तो ये क्या है? नमूना विधि के गुण है। अब इसके नमूना विधि और जनगणना, इसके दोष तो अब आप निकाल ही सकते हो। जब जिस किसी गुण पता चल जाते हैं, दोष निकाल सकते हो। ये कुछ चीजें आपको होमवर्क के लिए, थ्योरी लेक्चर में तो होमवर्क आप कर ही सकते हो। अब यहाँ पर चलते हैं जनगणना विधि और नमूना विधि में अंतर, ठीक है। ये अगर आपसे पूछ ले कि जनगणना विधि और नमूना विधि में अंतर बता दीजिए, आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो विस्तार। सबसे पहले तो विस्तार। जनगणना विधि का क्या है दोस्तों? विस्तार ज्यादा व्यापक नहीं है। जनगणना विधि कुछ ही जगह यूज होती है। तो कुछ ही जगह क्यों यूज होती है जनगणना विधि? अगर मैं ऐसे लिख दूं जनगणना, और यहां पर अगर मैं लिख दूं नमूना विधि, तो अगर आप बताइए, जनगणना विधि इतनी विस्तृत है कि हर इकाई के पास जाना है, तो ये कुछ जगह यूज होगी, केवल कुछ जगह। तो इसका विस्तार कैसा है? सीमित है। और नमूना विधि का विस्तार कैसा? व्यापक है, क्योंकि हर जगह नमूना विधि यूज होगी। आप अपने जीवन में हर जगह कहीं भी यूज करते हैं नमूना विधि, सैंपल लेते हैं और चीजों की जानकारी बता देते हैं। आपको किसी से मिलना होता है तो उससे 2 मिनट बाद ये सैंपल के रूप में और बता दिए कि ये व्यक्ति कैसा होगा। तो यहाँ पर क्या है? नमूना विधि का विस्तार क्या है? व्यापक है, ठीक है। कीमत की बात करें तो जनगणना विधि महंगी है और नमूना विधि सस्ती है। जनगणना विधि क्यों महंगी है? क्योंकि हर यूनिट के पास जाना पड़ रहा है, हर यूनिट की जानकारी लेनी पड़ रही है, हर इकाई की जानकारी आपको लेनी पड़ रही है। और नमूना विधि में कुछ एक इकाइयां ले ली और वहां पर जानकारी एकत्रित कर, ठीक है। जांच के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जांच का क्षेत्र इसका किसका है? जनगणना विधि का। जनगणना विधि का जांच का क्षेत्र क्या है? सीमित है। और नमूना विधि का व्यापक है। नमूना विधि का व्यापक है।
और समरूपता की बात अगर करूं, समरूपता किस में आएगी, समरूपता का मतलब सिमिलरिटी, अगर इसमें सिमिलरिटी की बात करूं तो सिमिलरिटी कहाँ है, सिमिलरिटी इसमें कहीं भी नहीं है, अर्थात जनगणना विधि और नमूना विधि में कोई सिमिलरिटी नहीं। और समग्र के प्रकार, समग्र के प्रकार में जनगणना विधि में समग्र का प्रकार कैसा होता है, व्यापक होता, बहुत बड़ा समग्र होगा, बहुत बड़ा समग्र होगा और उसकी जानकारी लेनी होगी। नमूना विधि में समग्र एक सीमित दायरे तक हो, ठीक है। तो ये इसके अंतर है, अंतर आने की संभावना कम है। जनगणना विधि डायरेक्ट टॉपिक में, नमूना विधि डायरेक्ट टॉपिक में है यहाँ पर, ठीक है। अब नमूनाकरण, नमूनाकरण की विधियां, ठीक है, ये मेन आपका टॉपिक आ गया है, टाइप्स ऑफ सैंपल, ठीक है। अगर ये आपका मेन टॉपिक आ गया है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ, अगर डायरेक्ट से 11 नंबर का प्रश्न इससे बन सकता है, नमूनाकरण की विभिन्न विधियों को विस्तार से समझाइए, नमूनाकरण की विभिन्न विधियों को विस्तार से समझाइए। तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कि दिए गए समग्र में से नमूना चयन की विधि को नमूनाकरण विधि कहा जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि समग्र में से नमूना को चयन करना है, इसी को नमूनाकरण कहा जाता है। टोटल में से कुछ नमूने निकालना है, इसी को नमूनाकरण कहा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे शब्दों में नमूनाकरण संग्रहित सांख्यिकी सामग्री के चयन के उस भाग को दर्शाता है जिसके बारे में समग्र की दृष्टि से जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। कोई बहुत रॉकेट साइंस लैंग्वेज में नहीं जाना, बहुत कठिन भी नहीं है। क्या करता है कि नमूनाकरण विधि क्या करता है, समग्र के या संग्रहित वस्तुओं में से कुछ चीजों को निकाल करके उसके बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है, यही क्या है, नमूनाकरण, ठीक है। ये नमूनाकरण की विधि है। और नमूनाकरण की परिभाषा में अगर आपको लिखना है, अपनी छोटी वाली डेफिनेशन, छोटी डेफिनेशन आपके लिए इस बार हर जगह लाई गई है कि दिए गए समग्र में से नमूना चयन करने की विधि को नमूनाकरण विधि कहते हैं। मतलब कोई भी टोटल दिया है, समग्र दिया है, टोटल जानकारी दी है, उससे हमको उसकी जानकारी छोटे रूप में निकालना है, नमूना निकालना है, एक हिस्सा निकालना है। ये जो हम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं हिस्सा, कि हम उसका हिस्सा कैसे निकालें, किस बेस पर किसी चीज का हिस्सा निकाल लें। किसी कॉलेज में, किसी कोचिंग में छात्रों की जानकारी निकालना है तो मैं किस बेस पर निकालूं, कौन सी विधि से निकालूं, वही तो नमूनाकरण की विधियां हैं, ठीक है। पर नमूनाकरण की विधियों में देखिए कौन कौन सी आपको मिलती है। आवश्यकताओं के अनुसार नमूनाकरण की कई विधियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी विधियां देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ से ये, यही तो आपके टाइप पूछे जाते हैं। हर प्रश्न अपने आप में 3 नंबर का है, जितने टॉपिक लिखे हैं हर प्रश्न अपने आप में 3 नंबर का है। तो आवश्यकताओं के अनुसार आपको जिस हिसाब की नीड है उस हिसाब से आप क्या करते हैं, नमूने का चयन करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर जगह नमूने का चयन एक तरह की नीड होती है हर जगह। कहीं से आपसे मासिक व्यय पूछ लेता है कि औसत व्यय बता दीजिए, कहीं आपसे पूछ लेता है कि छात्रों के औसत अंक बता दीजिए। तो जिस हिसाब की नीड है उस हिसाब की विधि का चयन हम करते हैं, ठीक है। जिस हिसाब की नीड है उस विधि का चयन करते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 विधियां आती हैं दोस्तों, दोनों विधियों को बहुत पूर्ण रूप से समझिए। पहली तो आप प्रायिकता आप पढ़ चुके हैं, प्रायिकता को हिंदी में संभावना, संभाव्यता बोलते थे जिसको मैंने बोला था। और अगर उसका पर्यायवाची लेना है, प्रोबेबिलिटी बोलते थे। एक तो विधि होती है आपकी प्रायिकता, एक विधि आपकी होती है प्रायिकता, और एक होती है गैर प्रायिकता, ठीक है। अगर ये 2 विधियां होती हैं तो इनको थोड़ा आप समझिए, थोड़ा 2 मिनट आप समझिए कि इसमें प्रायिकता और गैर प्रायिकता में, प्रायिकता का मतलब क्या, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, अर्थात इसको संभाव्यता विधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संभाव्यता विधि, संभाव्यता विधि। प्रायिकता की परिभाषा यही है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना, तो इसको संभाव्यता विधि भी बोल सकता हूं। और गैर प्रायिकता किसी भी घटना घटित होने की ना संभावना, तो असंभाव्यता विधि। कौन सी, असंभाव्यता विधि। तो अगर इस तरह के भी नाम आपको कहीं मिल जाते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि संभाव्यता विधि क्या है, असंभाव्यता विधि क्या है, प्रोबेबिलिटी मेथड क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड क्या है। नाम सारे याद रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मेथड क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड क्या है। तो प्रायिकता के नमूनाकरण की पहली विधि जो है वो है प्रायिकता विधि। प्रायिकता विधि के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें याद रखना है। अब इनके इंग्लिश नाम इसलिए लिख के नहीं आया कि इंग्लिश नाम बहुत इजी लगते हैं और पढ़ने में आसान लगते हैं, तो आप क्या करते हैं, इंग्लिश नाम पेपर में भी लिखने लगते हैं। हिंदी नाम लिख के लाया हूं और हिंदी नाम ही आपको वहां पर लिखने हैं, सरल यादृक्ष नमूनाकरण, सरल यादृक्ष नमूनाकरण। और अगर अभी भी किसी को यादृक्ष ना पता हो तो वो प्रायिकता की वीडियो देख सकता है। प्रायिकता की वीडियोस में आपको यादृच्छा बताया गया है। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, रैंडम होता है। क्या होता है, रैंडम होता है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग कैसी है, नॉर्मल या सिंपल रैंडम सैंपलिंग कैसी है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो इसका क्या नाम होता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। कोई मतलब नहीं आपको इंग्लिश से, आप तो हिंदी में याद रखो क्योंकि आपको हिंदी में ही पेपर में लिखना है। सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। और रैंडम का मतलब पहले बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कि ऐसे ही, रैंडम का मतलब ऐसे ही, जनरली, कैसे,
जनरली ही किसी चीज को प्राप्त कर लेना, स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त कर लेना, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना या कुछ भी करना, यादृच्छिक बिना भेदभाव के करना। कैसा करना? बिना भेदभाव के करना। जैसे आपको बताया था घास के पत्ते हैं बामन, कैसे? बामन। और यादृच्छिक बिना किसी टेंशन की कि नीचे वाला पत्ता खींचू, कोई भी एक पत्ता खींच लिया जाता है तो ये क्या हो जाता है? रैंडम। क्या हो जाता है? रैंडम। यही आपको सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। पहला क्या है? सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। फिर स्त्रीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सरल स्त्रीकृत। अब एक एक चीज को हम ध्यान से अभी डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार इनके आप नाम याद कर लीजिए, नाम याद होना बहुत जरूरी है। सरल यादृच्छिक, स्त्रीकृत, क्रमबद्ध, बहुचरणीय और गुच्छी। ठीक है, तो अगर एक बार नाम याद हो जाएंगे तो बाकी सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है, सारी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो स्त्रीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण है, फिर क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध के बाद बहुचरणी है, मल्टी स्टेज बोलते हैं इसको, बहुचरणी को क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज। और गुच्छी, गुच्छी को क्या बोलते हैं? क्लस्टर। क्लस्टर सैंपलिंग। क्या बोलते हैं? क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। तो आपके पास ये नाम याद होने चाहिए, पहला सरल, फिर स्त्रीकृत, फिर क्रमबद्ध, फिर बहुचरणी, फिर गुच्छी। ये 5 नाम आपको प्रायिकता मेथड में याद रखने हैं। तो चलिए चलते हैं एक एक की ओर कि एक एक में जानकारी आपको कैसी मिलती है। प्रायिकता नमूनीकरण विधियां, पहले इसकी डिटेल परिभाषा क्या होती है? प्रायिकता नमूना विधियां समग्र में से नमूना चयन की ऐसी विधियां जिसमें संस्कृति के सभी इकाइयों को समान अवसर देते हुए नमूने का शामिल किया जाता है। ठीक है, समस्त इकाइयों को समान अवसर देना है। मतलब क्या करना है दोस्तों? देखिए समझिए कोई बात को, कोई भी अगर टोटल दिया है, समग्र दिया है, मान चलिए 2000 छात्रों का एक समूह दिया है। क्या दिया? 2000 छात्रों का एक समूह दिया है। तो अगर हमको उसमें से नमूने का चयन करना है दोस्तों, तो 2000 में से प्रत्येक छात्र के उस नमूने में आने की संभावना बराबर अगर हो जाए तो प्रायिकता विधि है। प्रायिकता का मतलब क्या है? संभावना। और किसी के भी आने की अगर बराबर संभावना हो जाए तो वो प्रायिकता विधि के अंतर्गत आता है। मतलब 2000 में से कोई तय नहीं है कि सिर्फ मेरे को 5वें नंबर का रैंक का लड़का लेना है, 12वें नंबर के रैंक का लड़का लेना है, कोई मतलब नहीं। सबके आने की संभावना समान हो, इस विधि के लिए अलग अलग जो मेथड पे हम जाएंगे तब आप समझेंगे कि इस विधि को हम इसको कैसे कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। टोटल ये समझिए कि समग्र में से प्रत्येक के चयनित होने की संभावना, नमूने में प्रत्येक के चयनित होने की संभावना बराबर होगी तो वहां पर क्या होगा? यहाँ पर प्रायिकता नमूनाकरण विधि का ये उदाहरण होगा और प्रायिकता नमूनाकरण आ जाएगा। अब इसका पहला टाइप जो है दोस्तों, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण या सिंपल सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है दोस्तों? पहले आराम से परिभाषा पढ़ लीजिए, उसको सरल भाषा में आपको बताता हूँ। सरल यादृच्छिक नमूनाकरण वह पद्धति है जिसमें संस्कृति की प्रत्येक इकाई को नमूने में चयनित होने की समान अवसर होता है। वो तो ये हर चीज हर जगह आएगा क्योंकि ये प्रायिकता विधि का ही प्रकार है। कौन सा तत्व नमूनों में शामिल होगा, कौन सा नहीं, ये चयनकर्ता पर निर्भर नहीं करेगा। क्या है? बल्कि यह संयोग बस होगा। इसको दैव विधि भी बोलते हैं, दैव संयोग विधि। किसको? सरल यादृच्छिक विधि को बोलते हैं दैव संयोग विधि। दैव संयोग विधि। दैव संयोग विधि अर्थात इस विधि को ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये दैवी संयोग से आपका सैंपल का चयन हुआ है। क्योंकि क्या होता है, जब मैंने आपसे कहा कि अगर 1000 बच्चे हैं, मान चलिए 1000 बच्चे हैं, उसमें से 11 क्रिकेटर को चुनना है। क्या है? 11 क्रिकेटर को चुनना है। तो ये कोई संभावना नहीं कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये सब नहीं। सरल यादृच्छिक में क्या करना है? 1000 में से किसी को भी उठा लो, किसी को भी उठा लो। अब उसके लिए इसके लिए 2 विधियों का भी यूज होता है। इसका मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं लिखा। सरल यादृच्छिक के लिए 2 विधियों का यूज होता है, एक तो लॉटरी सिस्टम और एक अंकित सिस्टम। कौन सा? एक तो लॉटरी सिस्टम और एक अंकित सिस्टम। मतलब क्या करते हैं, पर्ची बनाया, उसमें लिख दिया राम श्याम मोहन, मोहन जो भी 1000 बच्चों का नाम है, पर्ची बना बना के एक कलश में डाल दिए। क्या कर दिया? एक कलश में डाल दिया और एक छोटी सी कन्या को बुलाया और बोला बेटी इसमें से 11 पर्ची निकालना। अब आप सोचिए पूरे 1000 बच्चों का नाम है और उसमें से 11 पर्ची निकल जाना, तो इसको क्या बोलते हैं? दैवी संयोग भी बोलते हैं। कि इसमें भैया किस्मत अच्छी रही, किसी का भी हो सकता है। बता दिया आपको, प्रायिकता विधि में ही यही है कि पूरे 1000 में से सबको बराबर संभावना है। तो इसमें क्या होता है आपका? सबको बराबर संभावना है और इसको क्या करना है? इसमें सबके बराबर होने की संभावना है, तो इसमें क्या करते हैं? शामिल होने का कौन सा नहीं, ये चयनकर्ता पर निर्भर नहीं है कि जैसे मैं चयनकर्ता वाला हूं कि नमूना मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं, चलो मैं इसको अपने पक्षपात की कोई संभावना नहीं। तो इसमें गुण और दोष भी होते हैं हर विधि के। तो हर विधि के गुण और दोष, अब जैसे यहाँ पर इसको ही बता दिया मैंने, तो इसके गुण आप लिख सकते हैं कि भेदभाव नहीं होता। क्या होता है? भेदभाव नहीं होता। दूसरी चीज, सबको समान अवसर मिलता है। तो ये गुण और दोष हर विधि के आपको अपने हिसाब से लिख लेना है, इसलिए मैंने वहां पर टोटल गुण और दोष बता दिए और हर विधि की परिभाषा में इतनी जानकारी लिख दी है कि गुण और दोष आप इससे निकाल सके। ठीक है,
और यहाँ पर स्त्री यादृच्छिक नमूना कौन सा आ गया, स्त्री यादृच्छिक नमूना, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। समझिए कि ये बात क्या होती है, ये बात क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। स्ट्रेटा का मतलब होता है दोस्तों एक एक सामान्य स्तर बना लिए जाए, क्या बना लिए जाए, एक एक स्तर तैयार कर लिए जाए, एक एक स्ट्रेटा तैयार कर लिए जाए, क्या कर लिए जाए, स्ट्रेटा। जब समग्र की इकाइयों में समरूपता की बजाय विविधता रहती है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो अपना समग्र है वो एक जैसा नहीं है, वो एक जैसा नहीं है, उसमें कई प्रकार की चीजें, उसमें क्या है, कई प्रकार की चीजें हैं दोस्तों। एक अगर जनरल सी बात करूं, कोई सा समग्र है, मान के लिए कास्ट ही है, जाति है भारत की जनसंख्या में, तो क्या है, अगर यहाँ पर कोई जातिगत जनगणना की बात यहाँ पर देखते हैं आपकी, वो करते रहते हैं आपके जो भी तेजस्वी यादव है या फिर यूपी बिहार के सब लोग, सारी पार्टियां करती रहती है कि जातिगत जनगणना हो। अब अगर ऐसी जनगणना करना है दोस्तों तो क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, ये क्या बनाने पड़ेंगे, स्ट्रेटा बनाने पड़ेंगे। स्ट्रेटा से क्या होगा कि एक पूरे अब अलग अलग विभिन्न विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, क्लस्टर तैयार हो जाएंगे, क्लस्टर की यादव इतने हैं, फिर यहाँ पर ब्राह्मण इतने हैं, हिंदू इतने हैं, हर चीज के क्लस्टर। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जब विविधता होती है तो इस विधि के अंतर्गत समग्र की सभी इकाइयों को पहले उनकी विशेषताओं के अनुसार क्या कर लिया जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार क्या कर लिया जाएगा, जमा लिया जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि भैया तुम्हारे कॉलेज में से मेरे को 20 होशियार लड़के चाहिए है, क्या है, 20 होशियार लड़के चाहिए है, तो अब तुम्हारे कॉलेज में क्या है कि साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, तो सारी चीजें हैं आपके। तो आपने क्या कर दिया कि आपने 20 साइंस से आपने क्या बना दिए, क्लस्टर बना दिए। क्लस्टर कैसे बन गया, साइंस से 20, कॉमर्स से 20, आर्ट्स से 20 और जो भी और बाकी है बायोटेक से उससे भी 20 निकाल दिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्लस्टर बना रहे हो ना उनकी विशेषताओं के अनुसार। अब आपसे 20 बोल दिए तो आप केवल मैथ वाले 20 भेज दिए, मैथ वाले 20 होशियार भेज दिए, तो बाकी नहीं आएंगे क्या। यहाँ पर क्या सबको बराबर संभावना, क्योंकि प्रायिकता विधि के अंतर्गत आता है और सबको विशेष संभावना है, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, स्ट्रेटा बना लेना है। और तीनों ब्रांचेस अलग अलग है, गुण अलग अलग है, साइंस वाले को साइंस आती है, कॉमर्स वाले को कॉमर्स आती है, आर्ट्स वाले को आर्ट्स आती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गुण अलग अलग है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक बना लेंगे क्लस्टर ये बना लेंगे, स्ट्रेटा बना लेंगे, तो बहुत आसानी से आप समझिए इसको क्या करेंगे, विशेषताओं के अनुसार हम कर लेंगे, स्तर में अलग अलग स्तर में बांट लेंगे और फिर नमूना निकालेंगे। विशेषताओं के अनुसार अलग अलग स्तर में बांट लेंगे और फिर नमूना निकालेंगे। तो समझ गए होंगे आप स्त्री यादृच्छिक, ठीक है। फिर क्रमबद्ध यादृच्छिक, क्रमबद्ध यादृच्छिक में क्या करेंगे, सिस्टोमेटिक है, ये कैसी है, सिस्टोमेटिक है। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित और गिना जाता है, ठीक है। सभी इकाइयों को व्यवस्थित कर लीजिए क्रमबद्ध तरीके से, कैसा करा जाएगा, सिस्टोमेटिक कैसे किया जाए, क्रमबद्ध। जैसे कहीं स्टूडेंट है उनको नंबर के हिसाब से 100 नंबर वाला, 90 वाला, फिर 80 वाला, क्रमबद्ध तरीके से, और तब नमूना इकाइयों को बराबर अंतराल में चयनित किया जाएगा। अब आपको यहाँ से अगर स्टूडेंट निकालना तो सबको बराबर ही निकालना है, 10 स्टूडेंट चाहिए 100 से 90 वाले, ये वर्ग वाले जो बात थी, वर्ग वाली 90 से 80 वाले, इस हिसाब से क्या करते हैं, आपको बराबर इकाइयों से आप वहां पर चयन कर लेते हैं। ये गुण क्या है, यह विधि सरल है, इसके द्वारा नमूने आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, इस विधि में सटीक परिणाम आते हैं। तो क्रमबद्ध में क्या करते हैं, हम उसके गुण के अनुसार क्रम जमा लेते हैं, क्या करते हैं, क्रम जमा लेते हैं। और स्त्री में क्या करते हैं, स्त्री में आप क्या करते हैं कि आप जो है तो गुण के अनुसार स्तर बना लेते हैं अलग अलग, ये आर्ट वाले हैं, ये मैथ वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, और इसमें क्या करते हैं, आर्ट मैथ कॉमर्स तीनों को मिला के उनके नंबर के अनुसार जमा दो। सबसे ज्यादा आर्ट वाला भले ही सबसे ज्यादा है या मैथ वाला सबसे ज्यादा है, तो ऐसे जमा दो। तो ये क्या होती है, क्रमबद्ध यादृच्छिक सैंपलिंग होती है, नमूना होती है, ठीक है। फिर बहुस्त्री, बहुस्त्री का मतलब होता है मल्टी स्टेज, मल्टी। अब इसके नाम से ही आप समझिए, आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। जब नमूना पद्धति विभिन्न स्तरों से गुजरती है, कितने स्तरों से गुजरे, बहुत सारे स्तर बन जाए, नमूना करने के बहुत सारे स्तर बन जाए। जैसे आपके पास मान के लिए 2000 छात्रों या 5000 छात्रों का उदाहरण लीजिए, 5000 छात्रों की आपको रेस कराना है। अब आपको आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड ही नहीं है कि आप 5000 छात्रों की रेस करा सके, तो आप क्या करते हो, आप करोगे पहले कि भैया 200 छात्र करा के दौड़ा दो, 200 छात्र करा के 25 बार दौड़ा दो, तो 25 दूनी 50, 500 हो जाएंगे। तो आपने 200 छात्र दौड़ाए, उसमें से 10 लड़के निकाल लिए, टॉप 10 लड़के बाहर कर लिए। फिर ऐसे दौड़ाए, फिर ऐसे दौड़ाए, तो आपने 25 बार ऐसे 10-10 लड़के, तो आपके पास कितने बचे, सॉरी, आपके पास कितने बचे, 250 बच्चे बचे, ठीक है। अब अगर आपके पास 250 बचे, टोटल 250 बचे, क्योंकि आपने तीन सब ग्रुप से क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर लड़के दौड़ा रहे हैं, 200 बच्चे, और उसमें से 10-10 लड़के निकालते जा रहे हैं, 10-10 लड़के निकालते जा रहे हैं।
तो आपने एक स्तर बना लिया, अब आपके पास 250 आ गए। अब आपने 250 में से बोले कि 250 दौड़ाने के लिए भी मैदान नहीं है भाई, तो इनमें से फिर 50-50 लड़कों को दौड़ाया, तो इसमें से 2-2 लड़के निकाल लिए, ठीक है, फिर 2-2 निकाले, फिर आपने टॉपर निकाला। तो आप बहुस्तरीय कर रहे हैं ना, नमूना निकालने के लिए क्या करें, बहुत सारे स्तर को अपना रहे हैं। बस नॉर्मल चीज समझाने की भाषा को समझ जाइए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब नमूना पद्धति विभिन्न स्तरों से गुजरती है तो बहुस्तरीय नमूना पद्धति कहा जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम संपूर्ण समग्र को स्तरों या उप स्तरों में विभाजित कर लिया जाता है। वही बात मैंने आपको बताई, अलग अलग स्तर में विभाजित कर दो, ठीक है। प्रत्येक स्तर से कुछ नमूनों का चयन यादृच्छिक आधार पर कर लो, यादृच्छिक रैंडमली उठा लो कि चलो ये स्तर बना दिए हैं अलग अलग और उसमें से कुछ नमूनों को उठा लो। तत्पश्चात इन इकाइयों को उप विभाजन किया जाता है और फिर यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर नमूने को अंतिम चयन किया जाता है। बस आपको ये याद रखना है दोस्तों कि इन सारी विधियों, प्रायिकता विधियों में क्या करना है आपको कि सारे सबको समान अवसर मिलेंगे। जितने भी यहाँ पर समग्र में यूनिट हैं, सबको समान अवसर, कोई का भी चयन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुस्तरीय है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझा चुके, ठीक है। इसके बाद गुच्छ नमूना, इसको बोलते हैं क्लस्टर मेथड। क्या बोलते हैं? क्लस्टर, क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। इसमें भी क्या करते हैं दोस्तों, इस विधि में सीधे समग्र से कई हिस्सों में विभाजित कर लिया जाता है। जैसे गुच्छा कहते हैं, गुच्छा बना लिया, अलग अलग गुच्छा बना लिया, कई हिस्सों में विभाजित कर लिया गया। इसमें कुछ गुच्छों को यादृच्छिक आधार पर चयनित कर लिया जाता है, तब इन गुच्छों को पूर्ण रूप से गणना की जाती है। इसमें क्या करना है, अभी आप वहां पर समझ रहे थे क्या करते थे, क्लस्टर वाले में अलग अलग अपन क्या बनाते थे, स्तर विशेषताओं के हिसाब से क्लस्टर बनाते थे। अब यहाँ पर ऐसे विशेषताओं के हिसाब से नहीं बनाना, सीधे क्लस्टर बना देना है आपको, सीधे क्लस्टर बना देना है। और वो क्लस्टर जैसे मान चलिए दवाइयों के पत्ते हैं, कोई सी पैरासीटामोल दवाई है, पैरासीटामोल के 100 पत्ते हैं, कितने हैं? 100 पत्ते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप ये नहीं करना कि एक पत्ते से एक गोली निकाल के टेस्ट करूंगा, फिर एक पत्ते से एक गोली निकाल के, नहीं। आपको ये गुच्छे है ना, 10-10, हर पत्ते में 10-10 गोली है और यहाँ पर 1000 पत्ते हैं, तो आप क्या करिए, कोई सा भी एक पत्ता उठा लीजिए, कोई सा एक गुच्छा आपने उठा लिया, तो ये क्या कहलाती है? गुच्छ नमूना विधि। इसका उपयोग कहाँ होता है? उद्योग जगत में हो जाएगा, यहाँ पर प्रयोगशालाओं में हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए। क्या करना है इसमें आपको, कोई भी एक गुच्छा उठा लेना है। कहीं भी जैसे आपके क्या जा रहे हैं, आपसे बोला गया कि यहाँ पर सेव की 10 पेटी, 100 पेटियां जा रही हैं, तो आपको क्या करना है, सीधे एक पेटी उठा लो आप और टेस्ट करके, ये वाली पेटी चाहिए तो मतलब सब एक गुच्छा उठा लो, आप क्या कर लो, एक गुच्छा उठा लो, सबको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन कोई सी भी पेटी उठा लो, ये चीज अगर आ गई तो ये क्या हो जाती है, प्रायिकता विधि हो जाती है। ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ पर ये चारों पांचों विधि आपकी आसानी से समझ में आपको आ गई होंगी, बहुत सरल है, बस एक एक को दिमाग में लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है गैर प्रायिकता विधि। गैर प्रायिकता विधि मतलब समस्त इकाइयों के चयनित होने की संभावना बराबर ना हो। अर्थात दोस्तों, कहीं पे भी अगर 100 बच्चे बैठे हैं, इसमें से अगर मेरे को नमूना निकालना है, तो जो मैं अगर नमूना निकाल रहा हूं, मैं उसमें से चयन कर रहा हूं, तो ये मेरे माइंड पर डिपेंड करता है कि मैं किसको चयन करूंगा। सबके बराबर संभावना नहीं है। अब मेरे माइंड में जो मेरे को अच्छा लगेगा, जो मेरे अनुसार अच्छा है, सैंपल के हिसाब से मैं उसको चयनित कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, गैर प्रायिकता नमूनाकरण विधियों वह विधियां हैं जिसमें इकाइयों का चयन प्रायिकता या संभाविता के आधार पर न होकर अन्वेषक की सुविधा या निर्णय के अनुसार होता है। अन्वेषक को जो सुविधाजनक लगेगा उसको वो उठा लेता है, ठीक है। इस तरह की विधियों में इकाइयों का चयन विशेष उद्देश्य के साथ एवं अन्वेषक की सुविधा अनुसार किया जाता है। गैर प्रायिकता विधि में विशेष उद्देश्य की बात होगी, विशेष उद्देश्य की बात होगी, क्योंकि अन्वेषक क्या कर रहा है, यहाँ अपने हिसाब से सिलेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन कर रहा है। तो अब आप समझिए, अगर अपने हिसाब से सिलेक्शन अन्वेषक कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबकी संभावना, सबके चयनित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि निर्णय किसका है, अन्वेषक का। पक्षपात हो सकता है, तो इस विधि के गुण दोष आप अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पर गुण दोष आप अपने मन से लिख सकते हैं। इस विधि में 3 प्रकार की विधि आपके पास आती है। पहली चीज तो आ जाती है आलोचनात्मक विधि, दूसरी आ जाती है नियतांश विधि और तीसरी आ जाती है विस्तृत नमूनाकरण विधि। तीनों के नाम आपको याद रखना है, इंग्लिश से आपको कोई मतलब नहीं। आलोचनात्मक विधि है, नियतांश विधि है और विस्तृत। आलोचनात्मक विधि को निर्णय विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्णय विधि भी बोलते हैं, जजमेंटल मेथड बोल सकते हो आप लोग। नियतांश विधि को कोटा मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटा, अलग अलग कोटा डिसाइड कर दिया जाता है, कोटा मेथड बोलते हैं। और विस्तृत को तो आप बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। तो गैर प्रायिकता में कितनी है, 3 है। और गैर प्रायिकता का मतलब क्या है कि अन्वेषक अपने माइंड के हिसाब से निर्णय लेगा। चलिए इसको तो आप देख लीजिए, निर्णय नमूना विधि या जजमेंटल विधि, या इसका नाम क्या है यहाँ पर, आलोचनात्मक विधि, ठीक है। तो यहाँ पर इस विधि के अंतर्गत नमूना इकाइयों का चयन पूरी तरह से अन्वेषक के निर्णय पर निर्भर करता है, ठीक है। किसके निर्णय पर, अन्वेषक जो निर्णय लेगा उसके अनुसार यहाँ पर काम होगा। अन्वेषक अपने हिसाब से बोल सकता है आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, ठीक है।
फिर अन्वेषक अपने निर्णय के पसंद के नमूने पसंद करता है और अध्ययन के अंतर्गत समग्र से केवल उन नमूनों को शामिल करता है जिसमें विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए कि इस क्लास से 20 खराब स्टूडेंट को बाहर कर दो, तो स्टूडेंट को बाहर कर दो, 20 जो बहुत खराब स्टूडेंट है, तो अन्वेषक क्या करेगा, अब मैं अन्वेषक हूं अगर, तो मेरे को पता है कि ये 20 स्टूडेंट गुटखा उटका खाते हैं, तो इनको बाहर कर देगा। क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो अन्वेषक का खुद का निर्णय है, अन्वेषक क्या करेगा, अपनी सुविधा अनुसार विशिष्ट लक्षण वाले स्टूडेंट्स को बाहर कर देगा, विशिष्ट लक्षण वाले लोगों को बाहर कर देगा। जजमेंटल इसलिए तो कहते हैं, आप खुद जज कर रहे हो, क्या अन्वेषक खुद जज कर रहा है कि मेरे को किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, और कौन सा सैंपल, कौन सा नमूना यहाँ पर लेना है। ठीक है, उदाहरण आप हर चीज में डाल देंगे, उदाहरण जरूर डाल देंगे, अपने हिसाब से डाल देंगे, वो प्रश्न के डिमांड के ऊपर निर्भर करता है कि 11 नंबर में है तो उदाहरण हर जगह मेंशन करें, 5 नंबर में है तो हर जगह कैसे उदाहरण मेंशन करें, केवल विधि के नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है नेतांश नमूना विधि, इसको बोलते हैं कोटा मेथड, कोटा सैंपलिंग बोलते हैं। क्या करते हैं, कोटा सैंपलिंग। इस विधि में जांचकर्ता कुछ मापदंडों के अनुसार निश्चित कोटा आवंटित करते हैं, आपको मापदंडों के अनुसार निश्चित कोटा आवंटित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, मापदंडों के अनुसार निश्चित कोटा आवंटित कर दिया जाएगा, अर्थात आपके जैसे जो जैसे आपने यहाँ कोटा है, एसटी एससी ओबीसी जनरल का, ये सब कोटा मापदंडों के हिसाब से अलग अलग आवंटित कर दिया जाता है। उन्हें अपेक्षित संख्या प्राप्त कर प्रत्येक कोटा को भरने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अब हर कोटा की सीट भरना है, जैसे आ गई, जैसे एमपीपीएससी में सीट आ गई है, या फिर अभी एमपीपीएससी में तो चल रहा है, या फिर कहीं पे भी ओबीसी, एसटी, एसटी और जनरल, अब इनकी सीट जैसे मान के लो 5 है, 7 है, 9 है और 13 है, तो यहाँ पर क्या करना है, अब इसकी सीट को भरना, हर कोटा को क्या करना है, यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर नेतांश विधि से क्या करेंगे, अब नमूना ले लेके भरेंगे कि सैंपल ले लिया। अब यहाँ पर भी निर्णय किसका रहेगा, अन्वेषक करेगा। जानकारी एकत्र करने के लिए अन्वेषकों को व्यक्तियों या नमूनों इकाइयों का चयन अपने निर्णय से कोटा के भीतर ही करना है, कोटा के भीतर करना है। अब एसटी वाला लेना है, एसटी के स्टूडेंट लेना है अगर पीएससी में, तो एसटी वालों के पास जाके अन्वेषक अपने दिमाग के निर्णय के साथ, सबको बराबर अवसर नहीं है क्योंकि गैर प्रायिकता विधि है। ठीक है, जब संपूर्ण नेतांश के सभी आंशिक प्रतिक्रिया डाटा उपलब्ध है या संयोग में नहीं होते, नेतांश के नहीं, ठीक है, कोई मैटर नहीं, यह निर्णय नमूना का एक प्रकार है। निर्णय नमूना जिस तरह से होता था, वहां पर भी क्या करता था, निर्णय अपने हिसाब से लेता था, अन्वेषक क्या करता था, निर्णय अपने हिसाब से लेता था। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी निर्णय, पर यहाँ पर कोटा डिसाइड है। क्या है, कोटा डिसाइड है, हर कैटेगरी के लिए कोटा डिसाइड है। ठीक है, इसके बाद विस्तृत नमूना में करते हैं। इस विधि में नमूने का क्या करते हैं दोस्तों, विस्तृत नमूना, नाम से ही समझ जाइए विस्तृत नमूना है। तो क्या करते हैं, जितनी इकाई है ना, लगभग सबको ले लेगा। क्या करेगा, सबको ले लेगा। बस 10% ऐसी इकाई होंगी जिन पर पहुंचना बहुत कठिन है, उन्हीं को नहीं ले पाता। 90% केवल उन्हीं इकाइयों को छोड़ दिया जाता है जिन्हें आंकड़े एकत्रित करने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो आंकड़े एकत्रित करने में जिनमें कठिनाई है, सिर्फ उनको छोड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा नमूना आकार होने के कारण इस विधि में बड़े स्तर की सटीकता होती है। पूरे जितनी इकाइयां हैं समग्र में, सभी को ले लिया नमूने के रूप में। क्या कर दिया, सबको ले लिया नमूने के रूप में, हर चीज का नमूना ले रहा है। मतलब जैसे अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से लगभग 90 लोग के पास चला जाएगा, 10 के पास इसलिए नहीं जा पा रहा कि कठिनाई है। क्या है, कठिनाई है, नहीं तो वो तो 100 के पास। तो विस्तृत नमूना विधि में क्या करते हैं, सबके पास जाते हैं, हर एक इकाई के पास जाते हैं और विस्तार से नमूना लेते हैं। बहुत बड़ा नमूना होगा, क्या होगा, जितना बड़ा समग्र उतना ही बड़ा नमूना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नमूना होगा, समस्या का विस्तृत अध्ययन हो जाएगा। इस विधि में निष्कासन की भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस विधि का अगर निष्कासन, इस विधि को इम्प्लीमेंट करना है, निष्कासन का मतलब इम्प्लीमेंट यहाँ पर अगर करना है, तो यहाँ पर भारी संसाधन लगेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, हर एक जो है तो उसके पास जाना है, हर एक सामग्री की इकाई के पास जाना है। इस तरह से ये विधियां जो है आपकी महत्वपूर्ण जो विधि है, तो 5 आपकी नॉन प्रायिकता, 5 आपकी प्रायिकता और 3 नॉन प्रायिकता, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है, गैर प्रायिकता मेथड है। ये 8 विधि को तो कंठस्थ होना चाहिए, 3 मार्कर में आ जाए, 5 में आ जाए, 11 में आ जाए, या पूरा क्वेश्चन बन के 11 में आ जाए, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जनगणना विधि से लेके यहाँ पर हर चीज, इसके अनुसार अगर थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं तो और भी बन सकते हैं, पर मैं आपके लिए 2-4 लेके आया हूँ कि नमूना विधि को आप 3 मार्कर में लिखिए, नमूना क्या होता है यही 3 मार्कर में लिखिए, बहुस्त्री यादृच्छिक क्या होता है सारे लिखिए 3-3 नंबर में, जितने आपको बताए 8 मेथड को 3-3 नंबर में लिखिए, और नेतांश विधि को भी 3 नंबर में लिखिए। यहाँ पर इसके बाद 5 और 11 मार्कर के लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो यही क्वेश्चन, आंकड़े एकत्र करने की विधियों के साथ साथ इनके गुणों और दोषों को समझाइए। 11 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। ठीक है, इसके बाद नमूना विधियों का वर्णन कीजिए, ये भी 11 नंबर में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगर 5 में बनेगा तो सिर्फ नाम लिख देना, 5 में बनेगा तो सिर्फ नाम लिख देना। नमूना और गैर नमूना त्रुटियां,
त्रुटियां भी आप समझते हैं, एरर्स होते हैं कि नमूना विधि को अगर निकालते हैं तो कौन-कौन से एरर्स आ सकते हैं, क्या-क्या दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। इससे भी संबंधित अगर प्रश्न बने तो ये मत सोचिए कि मैंने आपको बताया नहीं, ये होमवर्क टाइप की चीज़ है और अगर इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं तो कौन-कौन से एरर्स आ सकते हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नमूना एकत्रीकरण की प्रायिकता विधि को समझाइए, ये अपने आप में 5 नंबर का ही बनेगा, हालाँकि प्रायिकता विधि में 5 प्रकार हैं तो ये अपने आप में 11 नंबर का ही बन सकते हैं। तो ऐसे ये प्रश्न बन सकते हैं और भी प्रश्न आप अपने हिसाब से छाँट सकते हैं और 3 मार्कर में आपको बार-बार से बोल रहा हूँ कि आप आठों विधि जो आपको बताई है, 5 प्रायिकता और 3 गैर प्रायिकता, ठीक है? ये आपको आठों क्वेश्चन आपको 3 मार्कर में अलग-अलग से लिख लेने हैं और बाकी की चीज़ें भी लिख लेनी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये मैथ का आपका अंतिम टॉपिक था और मैथमेटिक्स यहाँ से आपकी सारी समा